शरद पवार के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी का होना, उसी कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे का होना मोदी विरोधियों को बेचैन कर गया। ओवैसी ने भी 2 दिन पहले शिवाजी महाराज की जमकर तारीफ और कहा शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी नहीं थे। दरअसल पवार पिंड छुड़ाना चाहते हैं खुद का और अपने बच्चों का। उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का मामला है, उनके भतीजे से लेकर के उनके पूरे पार्टी पर जो लूट का मामला है, पूरा जो दिल्ली का जो डी गैंग कहा जाता था भाजपा का, वो सब चाहता था कि मोदी को रोका जाए, लेकिन रोक नहीं पाए। नमस्कार। दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस पर मैंने विश्लेषण पीछे भी किया था जब इसकी घोषणा हुई कि आखिर दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन का दिल्ली में ही क्यों होना है और इसमें शरद पवार क्यों चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि हों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शरद पवार का फोन आया मेरे पास और जो ही शरद पवार ने मुझे इनविटेशन दिया, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी पवार की तारीफ कर रहे थे तो पवार मोदी के गुण गाने लगे। अपने पूरे भाषण में पवार नरेंद्र मोदी के भजन गाते नजर आए। इतना भजन गाया कि ऐसा लग रहा था कि एहसान हो गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस बात को स्वीकार कर लेना। तो शरद पवार ने, मुझे लगता है कि दिल्ली में सम्मेलन करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह कर लिया होगा कि आप मुख्य अतिथि बनेंगे। शरद पवार के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी का होना, उसी कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे का होना मोदी विरोधियों को बेचैन कर गया। लेकिन मोदी समर्थकों की भी एक तस्वीर में कि शरद पवार का मोदी ने इतना सम्मान क्यों किया, ये बेचैनी हुई। दरअसल शरद पवार मोदी के भजन गाते गाते इतना थक गए थे कि जब वो कुर्सी पर वापस आए अपना भाषण समाप्त करके, तो एक दृश्य जो सामने आया। अब कहते हैं ना कि मोदी दरअसल कैमरे की भाषा जानते हैं, मोदी दरअसल जानते हैं कि कौन सा फ्रेम क्या मैसेज देगा। तो जो ही शरद पवार मोदी के भजन गा करके थक गए थे और ये खबरें भी बनने लगी कि शरद पवार थक गए थे, तो प्रधानमंत्री, मतलब सोचिए दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रधानमंत्री उठता है, उठ करके शरद पवार की कुर्सी खींचता है, पीछे करता है और उसके बाद क्या करता है कि ये वीडियो पूरे देश में चर्चा का विषय है। तालियां गूंज रही है इसलिए क्योंकि शरद पवार की कुर्सी मोदी ने पीछे किया, उन्हें बैठने के लिए दिया और फिर उनके ग्लास में पानी भर दिया ताकि वो पी सके। अब शरद पवार, ये वीडियो इसलिए क्योंकि शरद पवार उम्र में बड़े हैं, तो इसकी तारीफ दरअसल प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं कि भाई इस उम्र में भी आप राजनीति में इतनी सक्रियता। मोदी समर्थकों को लगता है कि शरद पवार के ऊपर जो एक मामला है, वोहरा कमेटी की रिपोर्ट, वो सार्वजनिक क्यों नहीं होती। तो क्या मोदी ये दांव चल करके कुछ नया खेल करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब इस कार्यक्रम में थे तो इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की बात थी, मराठा की बात थी, तो उन्होंने वो जमकर बोले। पहले क्या बोले जरा ये भी सुन लीजिए। ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को, ये महाराष्ट्र और मुंबई ही है जिसने मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी सिनेमा को ये ऊंचाई दी है। और इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई है। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये बात कही कि इन दिनों तो छावा की धूम मची हुई है। अब छावा की धूम मची हुई है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी क्यों कह रहे हैं। आपने 2 दिन पहले ये देखा
कहते ना कि ये ओवैसी भी कम शैतानी खिलाड़ी नहीं है। ओवैसी ने भी 2 दिन पहले शिवाजी महाराज की जमकर तारीफ की और कहा शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी नहीं थे। ये सच है, कोई भी सनातनी मुस्लिम विरोधी नहीं होता। जैसे उनके मजहब में नफरत है कि गैर इस्लामिक को इस्लामिक बनाओ, उनके लव जिहाद से महिलाओं को फंसाओ, सनातनी कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं होता। मानवता विरोधी जो लोग हो जाते हैं, जो लोग राष्ट्र विरोधी यदि हैं, खाएंगे यहां का गाएंगे कहीं और का, उसका विरोधी होता है। तो सचमुच शिवाजी भी मुसलमान विरोधी थोड़ी ना थे, उनके इर्द गिर्द लोग थे वैसे। लेकिन शिवाजी की पहचान किस लिए है, संभाजी की पहचान किस लिए है? दरअसल जिस समय में शरद पवार के ये कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय दिल्ली में जो लुटियन दिल्ली है, जो अंग्रेजों ने जो लुटियन दिल्ली बनाई, जिसके नाम अंग्रेजों ने रखे, वो औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड के जो बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर कालिख पोती जाने लगी। और महाराष्ट्र के कुछ युवा दिल्ली में आकर के इस बात को कि एक कलंकित नाम है, उस पर हमला करते रहे। जरा दोनों को बहुत गंभीरता से करो, दोनों को क्लब करके देखिए। महाराष्ट्र के चुनाव के समय में जो खलिहर शैतानी गैंग ये कह रहे थे कि गुजरात बनाम महाराष्ट्र है, ये पूरा इकोसिस्टम, कांग्रेस का ये पूरा इकोसिस्टम ये साबित करने में लगा हुआ था कि महाराष्ट्र का चुनाव हिंदू मुसलमान वाला मामला नहीं है, ये महाराष्ट्र बनाम गुजरात है। एक साजिश रची गई कि महाराष्ट्र बनाम गुजरात है, मराठी बनाम गुजराती है, और मराठी नफरत करते हैं गुजरातियों से और गुजराती नफरत करते हैं मराठियों से। ये एक षड्यंत्र के तहत ये नैरेटिव बनाया गया इस देश के खिलाफ। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात तो एक ही स्टेट था। जैसे हम बिहारी आज भी झारखंड को अलग नहीं मानते, देवघर झारखंड में चला गया, लेकिन कभी भी दिलो दिमाग में होता नहीं है कि भोलेनाथ का बाबा धाम जो है वो झारखंड में है, कहीं अलग है। बिहारी आज भी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि झारखंड जो हमारा हिस्सा है वो हमसे अलग कर दिया गया। जमशेदपुर, धनबाद, जहां भी चले जाइए तो मतलब वो एक मिक्सचर आपको मिलेगा। तो एक बहुत कुछ है जो कल्चर में महाराष्ट्र और गुजरात में एका है, दरअसल उससे ही तोड़ने का एक षड्यंत्र है। अब जिस मराठी गौरव की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, उस सनातन के गौरव से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र ने हिंदुत्व के गौरव को पूरे देश भर में देशव्यापी बनाया। अब सोचिए कि इस बात को साझा कर रहा है संजय राउत, इसको रीट्वीट कर रहा है कि ये क्या है भाई, इतना सम्मान की जरूरत क्या है, और शरद पवार को इस बैठक में नरेंद्र मोदी को बुलाने की जरूरत क्या है? ये सब बौखलाहट हो गई। इस पवार द्वारा नरेंद्र मोदी को बुलाना और नरेंद्र मोदी का उस कार्यक्रम में आना, और इस कार्यक्रम में आकर के प्रधानमंत्री का ये भाव, ये बड़ा मैसेज है। प्रधानमंत्री खुद 75 साल के हो चुके हुए हैं भाई, उम्र के लिहाज से तो 75 साल के खुद प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो कितने एक्टिव हैं, किसी भी युवा से ज्यादा युवा हैं वो। और इस लिहाज से यदि माना जाए तो 80+ है शरद पवार। तो शरद पवार की एक्टिविटी से भी आप मान सकते हैं कि भाई उस आदमी में भी जीवटता कितनी है जिंदगी को लेकर के। इसकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं कि इस उम्र में 82-83 साल की उम्र में शरद पवार के अंदर जो जीवटता है राजनीति को लेकर, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। मैं इसको क्लब जरा करने की कोशिश कर रहा हूं। 98वां अखिल भारतीय मराठी सम्मेलन था, लगभग 150 साल से माना जा रहा है कि कराया जा रहा है ये, लेकिन 98 था कि बीच में कई बार नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं कि रेगुलर दिल्ली में होता था। शरद पवार ने दिल्ली में ही क्यों कराया? दरअसल पवार पिंड छुड़ाना चाहते हैं खुद का और अपने बच्चों का। उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का मामला है, उनके भतीजे से लेकर के उनके पूरे पार्टी पर जो लूट का मामला है, पवार चाहते हैं कि किसी ढंग से मोदी इन सब चीजों से उन्हें मुक्ति दिला दे और सम्मानजनक मौत उनकी हो सके। उनके बच्चे भी शातिर खिलाड़ी हैं। मुलायम सिंह यादव, शरद पवार राजनीति के शातिर खिलाड़ी हैं। जैसे मुलायम ने मोदी को साध करके एक तरह समझिए कि बचा लिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि चौतरफा राक्षसों का एक साथ वध नहीं किया जा सकता। यदि नेशन हित में आपको चलना है तो आपको बारी बारी से, प्रभु राम ने भी सबका एक साथ वध नहीं किया, बारी बारी से निपटाना पड़ेगा। अब जो लोग महाराष्ट्र चुनाव हर हाल में चाहते थे कि मोदी वहां पस्त हो जाए, तो गुजरात बनाम महाराष्ट्र कर दिया जाए,
ये फ्रेम उसका भी जवाब है। दूसरी तरफ जब वो छावा फिल्म की तक के बारे में जब प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं तो ये मैसेजिंग है छावा के माध्यम से कि ये संभाजी महाराज ने किस तरह से सनातन की रक्षा की है। और महाराष्ट्र में जो एक तरह से जो कांग्रेस का शरद पवार का एंटी हिंदुत्व चरित्र जो बना हुआ है, दरअसल ये जो बाधक हैं सनातन भारत बनने में, जो बाधक शरद पवार हैं, उन जैसे लोगों को इस बाधा रेस से बाहर करने की भी। और यकीन मानिए कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी वो जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के लिए के खौफ में शरद पवार की पूरी जिंदगी बोहरा कमेटी में कट रही है, हो सकता है कि शरद पवार निकलने इस जीवन से, उसके बाद वो सच सामने आए और फिर वो कई लोग ऐसे सामने आए। दरअसल मोदी इस बात को बेहतर जानते हैं कि वो नेशन के प्राइम मिनिस्टर मोदी का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र की प्रायोरिटी है। इसीलिए जब कभी भी लोग कहते हैं कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में टकराहट है और अमित शाह को मोदी चाहते हैं, मोदी न कर सकते हैं, मोदी की हैसियत भी नहीं होगी इतनी कि वो जो चाहेंगे चुन करके किसी को उत्तराधिकारी बना देंगे। जो अपनी लकीर लंबी करता रहेगा वही भारत का उत्तराधिकारी बने। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए आडवाणी समेत भाजपा के कद्दावर लोगों ने खूब कोशिश की। मोदी जब भाजपा की ही सरकार बनेगी, अब कोई विकल्प नहीं है, तो भारत द्रोहियों ने शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के सामने समर्पण करना शुरू किया, नैरेटिव बनाना शुरू किया कि शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते, नरेंद्र मोदी क्यों। इन सबको लगता था शिवराज सिंह थोड़ा मीठे हैं, शिवराज सिंह घातक नहीं है, हमला नहीं कर सकते। शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी में उन्हें फर्क नजर आता था। उन्हें लगता था कि नरेंद्र मोदी पूरे भारत द्रोही गैंग को बड़े सलीके से निपटा देंगे, शिवराज वो काम नहीं करेंगे। इसीलिए आपको याद होगा 2014 में जब भारत द्रोहियों को यह लग गया कि अब भाजपा को रोका नहीं जा सकता, तो उन लोगों ने शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी का नाम आगे करना शुरू किया कि मोदी क्यों, शिवराज सिंह सीनियर हैं, शिवराज सिंह क्या मोदी से कम टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं क्या, ऐसा नैरेटिव बनाया जाने लगा। और खुद आडवाणी समेत पूरा जो दिल्ली का जो डी गैंग कहा जाता था भाजपा का, वो सब चाहता था कि मोदी को रोका जाए, लेकिन रोक नहीं पाए कोई। वैसे ही योगी को कोई रोक नहीं पाएगा यदि योगी ऐसे ही अपनी लकीर बड़ी करते जाएंगे। लेकिन अभी देश को निश्चित रूप से मोदी जैसे लोगों की जरूरत है। मोदी और योगी में कई फर्क हैं। मोदी ज्यादा तप करके आए हैं, ये तय सी बात है कि योगी भी तप रहे हैं, लेकिन जिस कदर नरेंद्र मोदी तपे हैं, जिस कदर विरोध साजिश जिस तरह से नरेंद्र मोदी का हुआ है, मैं कई बार जब देखता हूं कि आप राम के पूरे जीवन को यदि आप समझने की कोशिश कीजिए, राम निकलते हैं कायदे से, जिस राम को कहा जाता पितृभक्त, सही मायने में यदि कहा जाए तो एक तरह से पितृद्रोही हैं। उन्हें पता था कि पिता नहीं चाहते कि वो जंगल जाएं, लेकिन फिर भी वो गए और उनके वियोग में दशरथ ने प्राण गंवाया। वो जानते हुए कि उनके पिता की मौत हो गई है, मां और भाई सबके सब उन्हें बुलाने आए, वो वापस नहीं लौटे। आगे बढ़े तो उनकी पत्नी का अपहरण हो गया। वो चाहते तो अपने भाई को बुला करके, अयोध्या के राजा को बुला करके रावण पर हमला कर सकते थे, लेकिन वो लड़ाई अकेले उस तरह से लड़ते चले गए अपनी ताकत से, क्योंकि आप विपरीत परिस्थितियों में ही बड़े होते। जितना आप सहज कर ले जाते हैं अपनी लड़ाई को, आप खुद उतना कमजोर होते जाते हैं। और उसके बाद उस समय तो गूगल भी सही मायने में नहीं था, और राम कहां तक, कैसे यात्रा तक वहां तक पहुंचे, रावण वध हुआ। रास्ते में कई वध हुए, लेकिन सब वध राम ने अकेले एक साथ नहीं किया। रावण की पूरे राक्षसी सेना का वध भी एक साथ नहीं हुआ, क्रमवार रूप से हुआ। तो इसीलिए ये समझ लेना कि शरद पवार को वो माफ कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन शरद पवार आज की तारीख में इस पूरे मामले में छोटे खिलाड़ी हैं। जितने बड़े बड़े उभर गए हैं उसमें सबसे छोटे हैं। उसमें सबसे बड़ा अब कांडी केजरी हो चुका हुआ था। इसलिए कांडी केजरी को निपटाना, मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली जैसे भले ही छोटा राज्य हमें और आपको नजर आता हो, लेकिन कांडी केजरी इस देश के लिए सबसे ज्यादा शरारती और खतरनाक हो चुका हुआ था। और कांडी केजरी को निपटाने के लिए जो लोग ये सोच रहे थे कि भाई साहिब सिंह वर्मा का बेटा है, जाट है, लेकिन मोदी ने साहिब सिंह वर्मा के बेटे को नहीं बनाया। चाहते तो बना सकते थे और कम प्रभावशाली नहीं होते प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा कतई भी रेखा गुप्ता से कम प्रभावी नहीं होते,
लेकिन प्रवेश वर्मा का चुनने का मतलब था आप दुश्मन को अपने हथियार थमा देना, वो हथियार जिससे आप परिवारवाद को लेकर हमला करते हैं, वो हथियार जिससे आप जातिवाद का हमला करते हैं। प्रवेश वर्मा उस आगे करने का मतलब था परिवारवाद का हथियार आप दुश्मन को थमा देते। जातिवाद जो है इसलिए बना क्योंकि वो जाट है, जाटों को साधने का ये विश्लेषण मैं पीछे भी कर चुका हूं, इसलिए इसमें नहीं जाऊंगा कि कैसे ऐसे अलग अलग राज्यों में जो एक नैरेटिव बना हुआ है, जैसे बिहार में एक नैरेटिव बन गया कि नहीं यादव ही बनेगा अब यहां एमवाई समीकरण से, मोदी करीब 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 वह भी तोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एक नैरेटिव बना कि यहां ब्राह्मण ही बनेगा, उसको भी तोड़ा उन्होंने। एक क्षत्रिय, हर राज्य का ऐसा ही समझ लीजिए आप। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में एक यादव का मुख्यमंत्री बनना चौंकाता ही है। तो जो लोग ये बनाते हैं ये जाति, ये जो खलिया खैरातियों का गैंग जो जाति का जो आंकड़ा सेट करके कहता इतना परसेंट जाति, इतना परसेंट जाति, तो यही बनेगा। इसका मतलब क्या वो जाति की संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब उसमें अयोग्य मक्कार कोई होगा और जातीय, और यदि जाति की संख्या जिस जहां ज्यादा है उस जाति को यदि आप पावर दे देते हैं उसके बाद उच्छृंखल हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जैसे एमवाई समीकरण, ये उन्हें जब लग जाता है कि हम ताकतवर ज्यादा हैं और हमारी जाति के लोग सत्ता में आएंगे, उस जाति के लोग उच्छृंखल हो जाते हैं। 90 के दशक में बिहार ने देखा है इस चीज को और लगातार उत्तर प्रदेश ने इस चीज को देखा है। हरियाणा ने देखा है उस जाति की ताकत के अत्याचार को और राजस्थान ने भी देखा है। हर जाति के, जिस जाति की संख्या ज्यादा है और उसको यदि एहसास करा दिया गया कि तुम्हारी संख्या ज्यादा है तो तुम ही पावर में रहोगे, उसके बाद उच्छृंखल होते हैं, अराजकता छाता है। मोदी ने इस देश को उससे मुक्त कराया है। तब समझ में आएगा कि दरअसल इसका इंटेंशन ऐसा नहीं कि अपनी ही जाति का चाहते, तो जिस तरह से जातिवाद की परंपरा रही है, मोदी चाहते तो अपनी जाति के लोगों को आगे कर देते, हर जगह अमित शाह ही छा जाते। लेकिन इस पूरे सिस्टम, इस देश में एक बनी बनाई, इस देश को कमजोर करने वाला, घुन की तरह खाने वाला जो सिस्टम था उससे मुक्ति दिलाई। शरद पवार को पानी पिला करके मोदी ने दरअसल आग लगा दी है। मुख्य पॉइंट को समझिए, शरद पवार को पानी पिला करके दरअसल भारत द्रोहियों के अंदर आग लगा दी है। शरद पवार एक बस प्रतीक है, जैसे कांडी केजरी ने अन्ना को एक प्रतीक बनाया था। अन्ना यदि नहीं होता तो कांडी केजरी भारत का गन्ना नहीं बो पाता। कांडी केजरी ने बड़ी शरारती ढंग से अन्ना को आगे किया। जेपी आंदोलन में जेपी की उम्र जो है ना वो बहुत प्रभावशाली था। गांधी की बात गांधी मनमर्जी क्यों कर पाए कि नेहरू ही बनेगा, क्यों कर पाए? सरदार पटेल जैसा काबिल व्यक्ति, सरदार पटेल जैसा प्रभावशाली व्यक्ति, सरदार पटेल जिसको चुना गया उसको साइड करके गांधी ने अपनी मनमर्जी चलाई। जैसे जेपी ने भी मनमर्जी चलाई। जेपी की अगुवाई में भी आंदोलन चला तो जेपी प्रधानमंत्री बन सकते थे, गांधी बन सकते थे, लेकिन उन्हें महात्मा बनना था इन सबको। अन्ना को भी महात्मा बनना, ये महात्मा बनने का खेल चला। दरअसल इस देश में बड़े बुजुर्ग का यदि अत्याचारी भी होगा तो उसका अपमान यदि पब्लिकली आप करते हैं तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए मोदी के पास अब कोई विकल्प नहीं है शरद पवार को फंसाकर जेल भेज देने का। और मैं अक्सर कहता हूं कि जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव 5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी है, चारा चोरी के मामले में 5 मामले में अपराधी है, 2 मामले में अंडर ट्रायल है। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन लालू छुट्टा घूम रहा है। क्या फर्क पड़ जाता है कि लालू को सजा हो गई? शरद पवार को एक मेरी इस मामले में यदि फाइल खोल भी दी जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? शरद पवार की जिंदगी बीत जाएगी, शरद पवार जेल नहीं जा पाएंगे। मोदी इस बात को जानते हैं कि बोहरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। अभी कई लड़ाई बाकी है और शरद पवार यदि जेल चले भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चला तो गया जेल लालू यादव, क्या फर्क पड़ गया इससे? क्योंकि शरद पवार आज की तारीख में अब इस पूरे मामले में छोटे खलनायक हैं। बड़े बड़े खलनायक इस देश के लिए खतरनाक हो गए हैं। इस देश का पूरा इकोसिस्टम जिसका खुलासा ट्रंप ने किया है, खतरनाक राहुल गांधी का इरादा हो गया है कि देश के बाहर जाकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने। कम से कम शरद पवार देश के बाहर जाकर के या देश के अंदर रह के भारत के खिलाफ अब षड्यंत्र नहीं कर रहे, अब उस योग्य रह भी नहीं गए, यदि अतीत में किया होगा तो। इसीलिए पवार को पस्त करना में अपनी ऊर्जा नहीं लगाना चाहते मोदी। पवार को पानी पिला करके एक आग लगा दिया है कि वो पूरा गैंग, अभी देखिए मुंबई में जो नगर पालिका का चुनाव होना है, बीएमसी का जो चुनाव होना है, उसमें दरअसल
शिवसेना को पूरी तरह से दिल्ली में जो कांग्रेस का हाल है वो शिवसेना का बनाना है। पूरा मोदी का एजेंडा महाराष्ट्र मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे का वो हाल करना है जो दिल्ली में कांग्रेस का है। वो बीएमसी में जो गुंडई चलती थी शिवसेना की ठाकरे गैंग की, उसको खात्मा करना। जब तक बीएमसी में ठाकरे गैंग की गुंडई खत्म नहीं होगी आप बंबई को बचा नहीं सकते। तो अगला एजेंडा उससे है, कांग्रेस और इनको खत्म करने का। ये तिलमिलाहट है और इससे नाथने का आप एकनाथ शिंदे को भी है। शिंदे कहीं उड़ ना पाए, कई बार अहंकार हो जाता। शिंदे ने बोला ना कि मुझे हल्के में मत लो, तो ये शिंदे का अहंकार है कि मुझे हल्के में मत लो। शिंदे को लग रहा है कि बीच बीच में वो गुदरभक्की देते हैं। दरअसल शरद पवार को साध करके मोदी महाराष्ट्र में की राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं और मोदी कुछ भी यूं ही नहीं करते। मैं फिर दिल्ली से तुलना करूंगा। रेखा गुप्ता के चयन पर आम आदमी को लगा एक सिंपल सी महिला को चुन लिया गया, लेकिन रेखा गुप्ता का ट्वीट जब बाहर खलनायकों ने किया, भारत विरोधी शैतानों ने जब किया, तो राष्ट्रवादियों को लगा अच्छा ये तो फायर है। और उसके बाद जब कैमरे पर रेखा आई, चूंकि वो सिंपल पार्षद थी तो उनका बयान पुराना पहले वायरल नहीं होता था। जब वो बतौर मुख्यमंत्री जब उन्होंने पहले कैबिनेट में बैठक के फैसले लिए और उसके बाद मीडिया के सामने जब बातें रखी, तब लोगों को लगा करे इसलिए चुना है ये मोदी ने। तब समझ में आ गया ये तो प्रवेश वर्मा से कई गुना बेहतर है। उस दिन जिस दिन रेखा गुप्ता को चुना गया था, बहुत सारे व्यूअर्स लिख रहे थे गलत फैसला है, प्रवेश वर्मा को ही चुना जाना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि दिल्ली का दुल्हा कौन है, भाई दुल्हन आई है सामने, फायर। और उससे महत्वपूर्ण ये कि नायक कौन है बीजेपी में, दिल्ली में कोई बड़ा नेता नहीं है। दरअसल हम इर्द गिर्द उन्हीं लोगों को बड़ा मानने लगते हैं जो टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बड़ा नेता नहीं थे, चीफ मिनिस्टर के रेस में दूर दूर तक नहीं थे। अवसर देना और उस अवसर का सदुपयोग करना मायने रखता है। शायद योगी आदित्यनाथ को अवसर मिला, नरेंद्र मोदी ने अवसर दिया और उसके बाद वो छा गए। आज लकीर इतनी बड़ी हो गई है कि मोदी के बाद नंबर 2 उन्हीं को माना जाता है। रेखा गुप्ता एक सिंपल पार्षद थी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी और कई वीडियो वायरल हो रहा है कि ये महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो बहुत दूर की पंक्ति में बैठी हुई थी। उन्हें लगा होगा मेरी तो सबऑर्डिनेट थी, आज इसका जो है महिमा मंडन हो रहा है। ये वक्त की ताकत तो है ही है, लेकिन उस अवसर को भुनाने का, कहां पर आप किस हथियार का इस्तेमाल करेंगे, ये हथियार इस्तेमाल करने वाले पर डिपेंड करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कहां पर कौन सा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मानिए ये वीडियो वायरल होते वीडियो में कई लोगों को लगता है, कई राष्ट्रवादियों को लगता है शरद पवार को इतना भाव क्यों दे रहे हैं। शरद पवार को भाव देना बहुत जरूरी है। शरद पवार को भाव देकर के कितने लोगों को पस्त किया जा रहा है आप कल्पना नहीं कर सकते। शरद पवार के इस भाव से भारत द्रोही इकोसिस्टम पस्त हुआ है, पूरा तिलमिला गया है। उस पानी में दरअसल आग थी, आग, और वो आग भारत के शैतानी गिरोह को जलाकर खाक कर रहा है। मोदी कुछ भी यूं ही नहीं करते। अब महाराष्ट्र की राजनीति में इस उबाल को देखिए, इस पानी में लगे आग से जो उबाल मच रहा है, उस उबाल को समझने की कोशिश कीजिए। यदि वीडियो विश्लेषण आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत दिनों से नोटिफिकेशन की बड़ी दिक्कत है, इसीलिए सब्सक्राइबर की रफ्तार बहुत स्लो हो गई। जो एक दिन में होती थी वो महीने भर में नहीं हो पा रही है। तो इस रफ्तार को बढ़ाइए, इसे ज्यादा ज्यादा संख्या में साझा कीजिए ताकि बात दूर तक जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।